राज और राज में अंतर क्या है और इनमें क्या गहरा संबंध है? कहता है कि बजट और राजकोषीय नीति में क्या संबंध होता है? पान खाने से क्या फायदा है? राजकोषीय नीति शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? गुलिन-बार सिंड्रोम के बारे में सुना है? इंडिया में बहुत केसेस क्या ये मान लें कि जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं कुछ समय के बाद वो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं रहेगा? ऐसा क्यों है? ये बड़ा यूनिक जिला है बिहार का, जिसके अंदर 2 पुलिस जिले हैं। शायर लोग ऐसे बोलते हैं ना, एक मिसरा पेश है। क्या होता है ये मिसरा? सिनेमा में ना वॉल्स क्या होते हैं? पर्दे। ये बताइए, इजराइल हमास युद्ध में मेन जिम्मेदार कौन है? आप मुझे बताइए कि अनुसूचित जाति शेड्यूल्ड कास्ट का कॉन्सेप्ट मुस्लिम कम्युनिटी में क्यों नहीं है? सर बौद्ध में है, सिख में है, हिंदू में है, वहाँ क्यों नहीं है? सर मुस्लिम समुदाय में अनुसूचित जाति का कंसेप्ट न होने के पीछे रीज़न है कि जो इस्लाम की बेसिक प्रिंसिपल है वो समानता की बात करता है और वो किसी भी प्रकार की विभाजन की बात नहीं करता है। तो इसमें ओबीसी क्यों है फिर? सर ओबीसी की जो प्रक्रिया है वो भारत में एक नया हम कह सकते हैं कि प्रतिपादन है, लेकिन हाँ बताइए। लेकिन जो इस्लाम की बेसिक फिलॉसफी है वो किसी भी प्रकार से लोगों में भेदभाव नहीं करती। तो अभी तो डिमांड चल रही है कि शेड्यूल कास्ट का भी दर्जा होना चाहिए मुस्लिम कम्युनिटी में से कुछ लोगों को। थोड़ी अनुसूचित जाति को आरक्षण दिया जाता है, लेकिन क्योंकि मुस्लिमों में ये विभाजन नहीं है, तो अगर इस तरीके का आरक्षण दिया जाएगा तो विभिन्न तरीके के और अन्य जो समुदाय हैं वहाँ से भी मांग उठेगी और एक गलत परंपरा का हम निर्माण करने की ओर बढ़ सकते हैं। क्या क्या सवाल आ सकते हैं? अभी मैं क्यों कर रहा हूँ, मैंने मैकमोहन लाइन पूछा। ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है। इंडिया की मेन प्रॉब्लम चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है। अगर कभी इस पर चर्चा उठी, मोर ऑफन देन नॉट ये सवाल पूछा जाएगा। और एक आदमी जो पढ़ा लिखा है, आईआईटी का इंजीनियर है और राजस्थान के प्रीमियर सर्विस में आ गया है, ही इज सपोज टू नो, इफ यू डोंट नो इट माइट गो अगेंस्ट यू। डेप्थ से सवाल पूछे जाएंगे, करंट डेवलपमेंट से सवाल पूछे जाएंगे। इन सवालों का जवाब तैयार करके और उसको आईने के सामने खड़े होकर बोलने की कोशिश करो। उससे प्रैक्टिस हो जाएगी, बोलोगे तो याद हो जाएंगे। उसके बाद जब वहाँ इंटरव्यू बोर्ड में अगर सवाल पूछेंगे तो आप विद कॉन्फिडेंस जवाब दे पाओ। राइट? क्या क्या सवाल आ सकते हैं? अभी मैं क्यों कर रहा हूँ, मैंने मैकमोहन लाइन पूछा। ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है। इंडिया की मेन प्रॉब्लम चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है। अगर कभी इस पर चर्चा उठी, मोर ऑफन देन नॉट ये सवाल पूछा जाएगा। और एक आदमी जो पढ़ा लिखा है, आईआईटी का इंजीनियर है और राजस्थान के प्रीमियर सर्विस में आ गया है, ही इज सपोज टू नो, इफ यू डोंट नो इट माइट गो अगेंस्ट यू। डेप्थ से सवाल पूछे जाएंगे, करंट डेवलपमेंट से सवाल पूछे जाएंगे। इन सवालों का जवाब तैयार करके और उसको आईने के सामने खड़े होकर बोलने की कोशिश करो। उससे प्रैक्टिस हो जाएगी, बोलोगे तो याद हो जाएंगे। उसके बाद जब वहाँ इंटरव्यू बोर्ड में अगर सवाल पूछेंगे तो आप विद कॉन्फिडेंस जवाब दे पाओ। राइट? 1 मिनट खड़े होइए। गुड। आपकी टाई की लंबाई छोटी है। जब सीधे खड़े होंगे तो आपके बेल्ट के बकल को कवर करना चाहिए। ये लंबाई देख लीजिएगा। आपकी टाई की नॉट बाईं तरफ चली गई है, वो बीच में होनी चाहिए। ठीक है? तीसरी चीज़, बैठो। आपने शेव नहीं किया है, या तो दाढ़ी बढ़ा लो या शेव कर लो। बाल झाड़े हुए नहीं हैं, मतलब थोड़ी सी क्रीम लगाने की ज़रूरत है। जो हेयर स्ट्रैंड्स होते हैं ना, अलग अलग बाल इधर उधर उड़ते हुए नहीं दिखने चाहिए, उससे लापरवाही झलकती है। टेक योर इंटरव्यू सीरियसली। जूतों पर पॉलिश कर लेना। कपड़े जो पहने हो सो ठीक है, लेकिन उसमें आयरन प्रेस किए हुए होने चाहिए। यू शुड बी नीटली टर्न्ड आउट। बिहार के राजस्व मंत्री कौन है अभी? सर श्री दिलीप कुमार जायसवाल। पक्का? सर। अच्छा, तो राजस्व मंत्रालय के अलावा उनके पास और कौन कौन सा विभाग है? सर भूमि सुधार विभाग भी उनके पास है। भूमि सुधार की दिशा में बिहार में अभी क्या कार्य चल रहा है? सर इस दिशा में बिहार सरकार के द्वारा 2 अहम कदम उठाए गए हैं। एक तो सर अभी लैंड सर्वे किया जा रहा है, जिसके तहत जो लैंड से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है या रिकॉर्ड है उनको अपडेट किया जा रहा है। दूसरा सर डिजिटल सर्वे किया जा रहा है, जिसके तहत जो भी फिजिकल फॉर्मेट में लैंड रिकॉर्ड्स है उनको सर डिजिटाइज किया जा रहा है। एट द सेम टाइम सर बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे खतियान को लोगों के घर पे सेंड किया जाता है बाई पोस्ट। तो सर ये 3 अहम कदम उठाए गए हैं।
ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट क्या है और कुछ लोग कहते हैं कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में कुछ कॉन्ट्राडिक्शन है। सर, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट औपनिवेशिक शासन के दौरान पारित एक विधि है जिसके तहत सरकारी दस्तावेजों को गोपनीय रखने की बात की जाती है और जो भी जानकारियां मांगी जाती है उसे इस आधार पे राष्ट्रीय सुरक्षा या सब एकता के नाम पे गोपनीय रखकर दिया जाता है। जबकि सर आरटीआई दरअसल पारदर्शिता को बढ़ाने वाला एक अधिकार है जो सर 2005 के एक्ट के द्वारा जनता को प्रदत्त किया गया था। सर, चूंकि एक तरफ आरटीआई पारदर्शिता और सूचनाओं के आदान प्रदान से संबंधित है, वही ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कहीं ना कहीं इन सूचनाओं के आदान प्रदान पर एक प्रकार का रोक लगाता है। तो सर, इसी आधार पे बहुत सारे विशेषज्ञों का मानना है कि आरटीआई एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट एक दूसरे के विरोधी हैं। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट क्या है और कुछ लोग कहते हैं कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में कुछ कॉन्ट्राडिक्शन है। सर, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट औपनिवेशिक शासन के दौरान पारित एक विधि है जिसके तहत सरकारी दस्तावेजों को गोपनीय रखने की बात की जाती है और जो भी जानकारियां मांगी जाती है उसे इस आधार पे राष्ट्रीय सुरक्षा या सब एकता के नाम पे गोपनीय रखकर दिया जाता है। जबकि सर आरटीआई दरअसल पारदर्शिता को बढ़ाने वाला एक अधिकार है जो सर 2005 के एक्ट के द्वारा जनता को प्रदत्त किया गया था। सर, चूंकि एक तरफ आरटीआई पारदर्शिता और सूचनाओं के आदान प्रदान से संबंधित है, वही ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कहीं ना कहीं इन सूचनाओं के आदान प्रदान पर एक प्रकार का रोक लगाता है। तो सर, इसी आधार पे बहुत सारे विशेषज्ञों का मानना है कि आरटीआई एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट एक दूसरे के विरोधी हैं। आपका हॉबी है क्रिकेट देखना, है ना? तो क्रिकेट में अभी बड़ा ही रेवोल्यूशनरी चेंज नज़र आ रहा है ना, महिलाओं को लेकर खासकर। तो क्या ये पर्याप्त है या इसमें और चेंज होना चाहिए, और क्या चेंज लाया गया जिसे हम रेवोल्यूशनरी मानते हैं? जी मैम, पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो अभी चेंज हुआ है तो वो काफ़ी सालों पहले होना चाहिए था। जैसे कि अभी वुमेन आईपीएल स्टार्ट होने वाला है, तो ये काफ़ी पहले स्टार्ट हो जाना चाहिए था। तो अभी इसके हमें जो पॉजिटिव परिणाम है वो देखने हमें बाकी हैं, क्योंकि जब ये स्टार्ट होगा इसके बाद ही हम इसका आकलन कर पाएंगे। और दूसरी तरफ बीसीसीआई के द्वारा इक्वल वेजेस की बात की गई है कि वुमेन और जो मेन क्रिकेटर हैं उनको बराबर का भुगतान मिलेगा। और साथ ही बीसीसीआई अब हर प्लेटफॉर्म पर सपोर्ट कर रहा है। रिसेंटली अंडर 19 जो वर्ल्ड कप महिलाओं ने जीता है साउथ अफ्रीका में, तो वहाँ 5 करोड़ की राशि दी गई है। तो ये कुछ ऐसे चेंजेस हैं, तो इनसे निश्चित ही परिवर्तन आएगा और आने वाले 5 से 10 साल में वुमेन क्रिकेट कहीं ना कहीं मेल क्रिकेट की बराबरी करते हुए प्रतीत हो। अच्छा, और एम्पायरिंग में वेमेन का पार्टिसिपेशन है? जी मैम, बहुत कम है, तो उसको बढ़ाने के लिए भी धीरे धीरे प्रयास किए जा रहे हैं। आपने हॉब्स को पढ़ा है? जी मैम। हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत में हॉब्स किसी व्यक्ति को राजा की आज्ञा की अवहेलना का अधिकार किन परिस्थितियों में देता है? मैम, हॉब्स के द्वारा राजा की आज्ञा का अवहेलना का अधिकार किसी भी परिस्थिति में नहीं दिया गया है। और अगर राजा अपने आप को मारने को कहे तो भी हम उसकी बात को इनकार नहीं करेंगे, अपने आप को मार लेंगे? हॉब्स के जो चिंतन है उसमें तो ऐसी ही कुछ हमें परिस्थितियां देखने को मिलती हैं। अच्छा, ठीक है। माओ ने कहा था कि शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। जी। ऐसा क्यों कहा था माओ ने? माओ ने कहा था कि किसी भी सत्ता परिवर्तन के लिए हिंसा का होना जरूरी है, तो इसलिए उनके द्वारा ये कहा गया था कि शक्ति बंदूक की गोली से निकलती है। नियंत्रण तथा संतुलन का सिद्धांत क्या है? नियंत्रण एवं संतुलन का प्रयास है कि जो सरकार के तीनों अंग हैं तो उनके बीच आपस में एक दूसरे के कार्यों पर शक्ति एवं संतुलन किया जाएगा। जैसे कि विधायिका के द्वारा किए गए कार्यों का न्यायपालिका के द्वारा संतुलन किया जाए, न्यायपालिका की नियुक्तियां कार्यपालिका के द्वारा किए जाएं, तो इस प्रकार तीनों ही अंगों में समन्वय रहे ताकि शक्ति एवं संतुलन बरकरार रहे। आपका हॉबी है क्रिकेट देखना, है ना? तो क्रिकेट में अभी बड़ा ही रेवोल्यूशनरी चेंज नज़र आ रहा है ना, महिलाओं को लेकर खासकर। तो क्या ये पर्याप्त है या इसमें और चेंज होना चाहिए, और क्या चेंज लाया गया जिसे हम रेवोल्यूशनरी मानते हैं? जी मैम, पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो अभी चेंज हुआ है तो वो काफ़ी सालों पहले होना चाहिए था। जैसे कि अभी वुमेन आईपीएल स्टार्ट होने वाला है, तो ये काफ़ी पहले स्टार्ट हो जाना चाहिए था। तो अभी इसके हमें जो पॉजिटिव परिणाम है वो देखने हमें बाकी हैं, क्योंकि जब ये स्टार्ट होगा इसके बाद ही हम इसका आकलन कर पाएंगे। और दूसरी तरफ बीसीसीआई के द्वारा इक्वल वेजेस की बात की गई है कि वुमेन और जो मेन क्रिकेटर हैं उनको बराबर का भुगतान मिलेगा। और साथ ही बीसीसीआई अब हर प्लेटफॉर्म पर सपोर्ट कर रहा है। रिसेंटली अंडर 19 जो वर्ल्ड कप महिलाओं ने जीता है साउथ अफ्रीका में, तो वहाँ 5 करोड़ की राशि दी गई है। तो ये कुछ ऐसे चेंजेस हैं, तो इनसे निश्चित ही परिवर्तन आएगा और आने वाले 5 से 10 साल में वुमेन क्रिकेट कहीं ना कहीं मेल क्रिकेट की बराबरी करते हुए प्रतीत हो। अच्छा, और एम्पायरिंग में वेमेन का पार्टिसिपेशन है? जी मैम, बहुत कम है, तो उसको बढ़ाने के लिए भी धीरे धीरे प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है?
मैम एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन 22 करोड़ से ज़्यादा हुआ। तो इतनी बड़ी जनसंख्या वाला प्रदेश है, आपके अनुसार जो जनसंख्या है वो एक शक्ति कब बन सकती है? यदि उस जनसंख्या को प्रॉपर रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य और स्किल में निवेश किया जाए तो वो एक बड़ी पावर बन सकती है। ठीक है। मंडल बनाम कमंडल की बहस क्या थी? मैम मंडल बनाम कमंडल की बहस 1980 के दशक में शुरू हुई थी, जिसमें मंडल से तात्पर्य पिछड़ी जातियों के लिए बनाए गए मंडल कमीशन से था, जबकि कमंडल से तात्पर्य राम मंदिर से संबंधित राजनीति से था। हाँ, और इसके बाद मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हुई और वो सिफारिशें लागू होने के बाद भारत की राजनीति की दिशा ही बदल गई। भारत की राजनीति में आपको कौन कौन से परिवर्तन दिखते हैं मंडल कमीशन की सिफारिशों के आने के बाद? मंडल कमीशन की सिफारिश लागू होने के बाद जो भारतीय राजनीति में चेंज देखने को मिला, उसमें पिछड़े वर्गों की राजनीति एक मुख्य मुद्दा बनकर आई। साथ में पिछड़े वर्गों की राजनीति के बाद अब जाति आधारित राजनीति कहीं ना कहीं समाज के अंदर प्रगाढ़ रूप ले रही है। ठीक है। मुझे ये बताएं कि क्या पॉलिटिक्स को साइंस कहना ठीक है? इसमें तो ये होता है फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, उनमें एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं, एक साइंटिफिक मेथड होता है ऑब्जर्वेशन का। पॉलिटिकल साइंस में तो आप ऐसा क्या पढ़ते हैं कि उसको साइंस कहा जाए? सर पॉलिटिकल साइंस को साइंस कहने के पीछे जो रीज़न अरिस्टोटल ने दिया है, उसने कहा है कि ये सबसे बड़ा साइंस है क्योंकि इसमें इंसान के नेचर का अध्ययन किया जाता है। और कालांतर में अगर हम बिहेवियरलिज्म को देखें तो उन्होंने भी इसको वस्तुनिष्ठ बनाने का प्रयास किया था। तो प्लेटो की बात सोच के देखिए, वो तो हमेशा आदर्शों की बात करता है, यहाँ तक कि अरस्तु खुद भी आदर्शों की बात खूब करता है। कार्ल मार्क्स की बात देखिए, वो साम्यवाद का सपना देखता है जो कि एक सपना ही तो है। तो जिस विषय में अधिकांश विचारक, साइंस तो वो होता है ना कि बहुत ऑब्जेक्टिविटी से आपने जो सैम्पलिंग की, एनालिसिस किया, हाइपोथेसिस लिया, उसको साबित किया, क्या समय नहीं आ गया कि हम उसको पॉलिटिकल साइंस की जगह पॉलिटिकल आर्ट्स कहना शुरू कर दें? जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो इकोनॉमिक्स के लोगों ने अमेरिका की सरकार की बड़ी मदद की, अमेरिका ने सब देशों में। साइकोलॉजी के लोगों ने मदद की, उन्होंने कहा कि हम युद्ध के जो सैनिक हैं उनके मनोविज्ञान का अध्ययन करेंगे, जिन देशों में युद्ध चल रहा है वहाँ की जनता के मनोविज्ञान को समझ के कुछ ज़रूरी इनपुट्स देंगे आपको। सोशियोलॉजी तक ने ऐसी हेल्प की, पॉलिटिकल साइंस कोई हेल्प नहीं कर पाया। क्या आज पॉलिटिकल साइंस कोई रियलिस्टिक हेल्प कर सकता है देश की सरकार की, जिससे सरकार कुछ बेहतर काम कर सके? सर वर्तमान में पॉलिटिकल साइंस में विभिन्न विचारधाराओं का रोल है, चाहे वो स्वतंत्रता, समानता या न्याय की बात हो, और हमारे संविधान में भी इन विचारधाराओं को अपनाया गया है। तो वर्तमान सरकार इन्हीं से प्रेरणा लेके देश के सामाजिक आर्थिक कल्याण को बढ़ावा दे सकती है। साथ ही पॉलिटिकल साइंस में विभिन्न तरीके के शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है। तो वर्तमान में जो भी कोलिजियन सिस्टम को लेकर बहस चल रही है, इन मुद्दों पर व्यापक रूप से अध्ययन करके एक शक्ति पृथक्करण सिद्धांत पूरी तरीके से लागू किया जा सकता है। बहुत बढ़िया। इसी समाज में मूल वस्तुओं का वितरण, जैसा कि रॉल्स ने भी कहा, जब हम करते हैं प्रतिष्ठा का, धन का और शक्ति का, उसके लिए सबसे अच्छा फार्मूला क्या हो सकता है? किस आधार पर वितरण होना चाहिए? किसी को कितना सम्मान, कितना धन और कितनी प्रतिष्ठा मिले, कितनी शक्ति मिले, इसका मूल जो फार्मूला है वो क्या होना चाहिए? सर किसी को भी मूलभूत वस्तुओं या जो भी सरकार के द्वारा सेवाएं दी जा रही हैं उसका वितरण करने के लिए सरकार को कई कारकों पर सोचने की ज़रूरत है। उसमें ऐतिहासिक कारक को हम शामिल कर सकते हैं, उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को शामिल कर सकते हैं, उसकी हम शैक्षणिक पृष्ठभूमि को शामिल कर सकते हैं। तो और वर्तमान सिचुएशन उनकी क्या है, प्रतिनिधित्व राजनीतिक में क्या है, तो ये कुछ ऐसे पैरामीटर हैं जिनके आधार पर हम मूलभूत वस्तुओं का वितरण करने का प्रयास करें। अशरफ, अजलफ और अर्जल, इसमें क्या अंतर है? सर अशरफ जो मुस्लिम समुदाय में एलीट क्लास है उसको कहा जाता है, जबकि अजलफ जो पिछड़ा समुदाय है उनको कहा जाता है, और अर्जल उन लोगों को कहा जाता है जो अदर धर्म से कन्वर्ट होकर मुस्लिम बने हैं। बिहार राज्य के बारे में कई तरह की धारणाएं हैं लोगों की। एक धारणा ये है कि इस देश की प्रगति में, इस देश के विकास में सबसे बड़ा बाधक कोई राज्य है तो बिहार राज्य है वो। और बिहार राज्य को अगर इस देश से बाहर कर दिया जाए तो इसकी प्रगति जो है और बढ़ जाएगी। आप इस व्यू से सहमत हैं? नहीं सर, मैं इस व्यू से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि बिहार ही वो क्षेत्र रहा है जहाँ से मैं कह सकता हूँ कि भारतीय सभ्यता का उदय हुआ है। जो प्राचीन जो ऐतिहासिक विरासत रही है भारत की, उसमें बिहार का सबसे प्रमुख योगदान है। और आज अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं बिहार को पिछड़ा बनाने में केवल बिहार का ही रोल नहीं है, सेंटर का भी उतना ही रोल है।
और अन्य जो क्षेत्र अन्य जो स्टेक होल्डर है उनका भी उतना ही रोल है जितना बिहार का है। किया गया तो वाणिज्य कर क्यों जारी रखा गया है? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप हीगल और मार्क्स की तुलना कर सकती हैं? मुझे ये बताएं, साइबर तहसील क्या होती है? वर्तमान समय में मैं वाणिज्यिक कर निरीक्षक के पद पर पदस्थ हूँ। ठीक है, आप वाणिज्य कर निरीक्षक हैं। जी सर। वाणिज्य कर क्या होता है? सर व्यापार और वाणिज्य पर लगने वाले कर वाणिज्यिक कर होते हैं। सर अप्रत्यक्ष कर होता है ये। वाणिज्य कर प्रत्यक्ष कर होता है या परोक्ष कर? सर परोक्ष कर होता है। परोक्ष कर में करापात और कराघात का व्यवहार कैसा होता है? सर परोक्ष कर में करापात और कराघात भिन्न भिन्न बिंदु पर होते हैं। ठीक है, और प्रत्यक्ष कर में? सर प्रत्यक्ष कर में करापात और कराघात एक ही बिंदु पर होते हैं। तो इसका मतलब कि जब परोक्ष कर में अलग अलग बिंदुओं पे होते हैं तो किसी एक बाहर को टालना संभव है? जी सर। आप वही हैं जिस मयंक को मैं ढूंढ रहा हूँ बहुत दिनों से। ऐसा नहीं, वही है क्योंकि मुझे बार बार जिक्र मिलता था कि एक स्टूडेंट बड़ा अच्छा मयंक है भूगोल से, और मैं परिचय नहीं था, तो अच्छा परिचय भी ठीक जगह पे हुआ हमारा। बहुत बढ़िया, ठीक है, सारे मयंक एक जैसे इसका मतलब कागज पेन लाए भी हैं नोट करने के लिए, पर ये पेन बंदी कर लीजिए, कुछ है नहीं ऐसा खास बताने वाला। मतलब है नहीं। ठीक है ना, आपकी एंट्री बहुत अच्छी है, ड्रेसिंग बहुत बढ़िया है, जो आपकी अच्छी बातें हैं। मैं अच्छी बातें एक दो ही लिख पाता हूँ, आपके पूरा पेज भर गया है, तो मैं लेकिन पढ़ देता हूँ क्या क्या अच्छी बातें हैं। आप ऑनेस्ट हैं, जहां नहीं आता ईमानदारी से बोल देते, नहीं आता है। कॉन्फिडेंट है कि आप बहुत ही फैक्ट बेस्ड बात करते हैं, हवाई बात नहीं करते, जो यूपीएससी में चाहिए। नॉलेज आपकी बहुत बढ़िया है। सॉरी इतना अच्छा बोलते हैं, मन करता है कि सॉरी आप बोले कई बार। इतना बढ़िया सॉरी कहाँ कोई बोलता है, कोई नहीं आता तो सॉरी पे नंबर ले लेते हैं आप। तो लोग आंसर दे के नंबर नहीं ले पा रहे, आप सॉरी बोल के नंबर ले जाते हैं। आप वही हैं जिस मयंक को मैं ढूंढ रहा हूँ बहुत दिनों से। ऐसा नहीं, वही है क्योंकि मुझे बार बार जिक्र मिलता था कि एक स्टूडेंट बड़ा अच्छा मयंक है भूगोल से, और मैं परिचय नहीं था, तो अच्छा परिचय भी ठीक जगह पे हुआ हमारा। बहुत बढ़िया, ठीक है, सारे मयंक एक जैसे इसका मतलब कागज पेन लाए भी हैं नोट करने के लिए, पर ये पेन बंदी कर लीजिए, कुछ है नहीं ऐसा खास बताने वाला। मतलब है नहीं। ठीक है ना, आपकी एंट्री बहुत अच्छी है, ड्रेसिंग बहुत बढ़िया है, जो आपकी अच्छी बातें हैं। मैं अच्छी बातें एक दो ही लिख पाता हूँ, आपके पूरा पेज भर गया है, तो मैं लेकिन पढ़ देता हूँ क्या क्या अच्छी बातें हैं। आप ऑनेस्ट हैं, जहां नहीं आता ईमानदारी से बोल देते, नहीं आता है। कॉन्फिडेंट है कि आप बहुत ही फैक्ट बेस्ड बात करते हैं, हवाई बात नहीं करते, जो यूपीएससी में चाहिए। नॉलेज आपकी बहुत बढ़िया है। सॉरी इतना अच्छा बोलते हैं, मन करता है कि सॉरी आप बोले कई बार। इतना बढ़िया सॉरी कहाँ कोई बोलता है, कोई नहीं आता तो सॉरी पे नंबर ले लेते हैं आप। तो लोग आंसर दे के नंबर नहीं ले पा रहे, आप सॉरी बोल के नंबर ले जाते हैं। 5 फिल्में बताइए जिन्होंने समाज को बेहतर बनाने में भूमिका निभाई। आपके विचार से हिंदू धर्म है, जीवन शैली है, क्या है? निराला जी की कौन सी कविता पे ये आरोप लगता है कि ये कविता नहीं है, सांप झाड़ने का मंत्र है? टीचिंग और लर्निंग में क्या अंतर है और क्या सिमिलैरिटी है? पुराणों में भारत को किस प्रकार से डिस्क्राइब किया गया है? स्वराज का क्या अर्थ है? शासन तंत्र कैसा होना चाहिए? पॉलिटिक्स को साइंस कहना ठीक है? क्या समय नहीं आ गया कि हम उसको पॉलिटिकल साइंस की जगह पॉलिटिकल आर्ट्स कहना शुरू कर दें? मंडल बनाम कमंडल की बहस क्या थी? फेलियर ऑफ एंटाइटलमेंट क्या है? सचार कमीशन के कौन से रिकमेंडेशंस हैं जिसे भारत सरकार ने अभी तक लागू नहीं किया है? क्या आज पॉलिटिकल साइंस कोई रियलिस्टिक हेल्प कर सकता है देश की सरकार की? 5 फिल्में बताइए जिन्होंने समाज को बेहतर बनाने में भूमिका निभाई। आपके विचार से हिंदू धर्म है, जीवन शैली है, क्या है? निराला जी की कौन सी कविता पे ये आरोप लगता है कि ये कविता नहीं है, सांप झाड़ने का मंत्र है? टीचिंग और लर्निंग में क्या अंतर है और क्या सिमिलैरिटी है? पुराणों में भारत को किस प्रकार से डिस्क्राइब किया गया है? स्वराज का क्या अर्थ है? शासन तंत्र कैसा होना चाहिए? संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण, यस सर। क्या अंतर है दोनों में? सर संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण दोनों की अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास जी ने दी थी। संस्कृतिकरण का अर्थ था कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो हमारे समाज में जो निम्न जातियां हैं या फिर जनजातियां हैं, वो उच्च जातियों के रहन सहन, विचारधारा, इन सब का अनुकरण करती हैं ताकि समाज में एक अपनी स्थिति, स्टेटस को ऊंचा कर सकें। पश्चिमीकरण की अवधारणा श्रीनिवास ने इस संदर्भ में दी थी कि जो ब्रिटिश शासन आया था उस दौरान भारतीय सोसाइटी में क्या क्या चेंजेज हुए, उसके संदर्भ में उन्होंने पश्चिमीकरण की अवधारणा। अच्छा, आप जहानाबाद से है ना, तो अपने क्षेत्र में आप संस्कृतिकरण का कोई प्रभाव देखते हैं? यस सर, बताइए। जैसे हमारे यहाँ पे दुसाध हैं,
कोयली जातियां हैं। तो ये पाया गया है कि इन्होंने क्षत्रियकरण करने का प्रयास किया है, और जैसे जनेऊ पहनना, अपने नाम के आगे सिंह लगाना, तो इस तरीके से क्षत्रियकरण करना। अच्छा, इसमें एक बात कही गई है जो संस्कृतिकरण के अंतर्गत मैक्सिमम अधिकांश जातियाँ वो अनुकरण करती थी, ब्राह्मण का अनुकरण नहीं करती थी, क्षत्रियों का, क्यों है? सर मुझे एग्जैक्ट कारण नहीं पता है, अनुमान लगा सकता हूँ बस। हाँ बताइए। शायद इसका कारण ये रहा होगा क्योंकि जो क्षत्रिय थे उनके पास ज़्यादा समाज में, चूँकि वो प्रशासन, राजकाज, इन सब का अधिकार था, तो मुझे लगता है एक ज़्यादा प्रतिष्ठा उनकी थी, इसलिए शायद किया गया होगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद। अच्छा, आप जहानाबाद से है ना, तो अपने क्षेत्र में आप संस्कृतिकरण का कोई प्रभाव देखते हैं? यस सर। बताइए। जैसे हमारे यहाँ पे दुसाध हैं, कोयली जातियाँ हैं, तो ये पाया गया है कि इन्होंने क्षत्रियकरण करने का प्रयास किया है, और जैसे जनेऊ पहनना, अपने नाम के आगे सिंह लगाना, तो इस तरीके से क्षत्रियकरण करना। अच्छा, इसमें एक बात कही गई है जो संस्कृतिकरण के अंतर्गत मैक्सिमम अधिकांश जातियाँ वो अनुकरण करती थी, ब्राह्मण का अनुकरण नहीं करती थी, क्षत्रियों का, क्यों है? सर मुझे एग्जैक्ट कारण नहीं पता है, अनुमान लगा सकता हूँ बस। हाँ बताइए। शायद इसका कारण ये रहा होगा क्योंकि जो क्षत्रिय थे उनके पास ज़्यादा समाज में, चूँकि वो प्रशासन, राजकाज, इन सब का अधिकार था, तो मुझे लगता है एक ज़्यादा प्रतिष्ठा उनकी थी, इसलिए शायद किया गया होगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद। बिहार का एक इतिहास रहा है, बड़ी बड़ी महान हस्तियाँ वहाँ पर रही हैं। बिल्कुल। और आज ये स्थिति आ गई है, तो कभी आपने इस पर सोचा है या इस पर कोई अध्ययन किया है कि किन कारणों से बिहार पिछड़ गया? यस सर। सर बिहार के पिछड़ने के कई कारण रहे। बिफोर इंडिपेंडेंस अगर हम देखेंगे तो जो लैंड सिस्टम हमारे यहाँ पे था, खास करके जो जमींदारी व्यवस्था थी, उसमें बिहार पिछड़ता गया। उसके कारण आफ्टर इंडिपेंडेंस हम देखेंगे तो जो लैंड रिफॉर्म हुए, बिहार में सबसे पहले लैंड रिफॉर्म हुए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बहुत स्लो रहा। और इसके बाद सरकार की जो पॉलिसी रही, खास करके फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, उसने बिहार को संसाधन रिच होते हुए भी डेवलप होने का मौका नहीं दिया। ये फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी क्या है? सर फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी केंद्र सरकार की एक नीति थी। कब की नीति थी ये? सर अराउंड 1950 के दशक से ही शुरू हुई थी। कि जो भी ट्रांसपोर्टेशन में सहायता मिलती थी, अगर आप कहीं पे भी इंडस्ट्री स्थापित करते हैं, तो अगर आप रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन में आपको सरकार जो भी खर्च होगा उसको सहायता देगी। तो जिसके कारण जो इंडस्ट्री मेजर स्थापित हुई वो साउथ इंडिया में स्थापित हुई। क्यों हुई साउथ इंडिया में? एक मेन सबसे बड़ा कारण था सर कोस्टल रीजन, पोर्ट वगैरह की सुविधा थी, तो आराम से एक्सपोर्ट वगैरह हो जा सकता। इस विषय पर हाल में चर्चा हुई है, बहुत हाल फिलहाल में, कुछ ज्ञान है आपका? भारत के एक्स राष्ट्रपति ने इस पर कुछ बयान दिया है, पढ़ा है आपने इस पर? सॉरी सर, जागरूकता नहीं। इंटर रिलीजन मैरिज पे आपका क्या मत है? सर भारतीय संविधान के अनुरूप किसी भी व्यक्ति को अपनी मनपसंद की शादी करने का अधिकार है, जो नवतेज सिंह जौहर केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी कहा गया है। तो इसमें धर्म या जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया गया है, जिसके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का भी बनाया गया है। तो यदि कोई भी व्यक्ति अपनी पसंद की शादी करना चाहता है तो कर सकता है। किस तरह के इंटर रिलीजन मैरिज को लव जिहाद की परिभाषा में शामिल किया जा सकता है? आप कह सकते हैं कि हाँ, लव जिहाद है। सर लव जिहाद के बारे में कोई स्पष्टीकरण रूप से तो नहीं कह सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेंट केस था, मैं नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ, उसमें कहा गया है कि अगर छल कपट या सेंट क्लाउस, जी सर, छल कपट या धोखेबाजी से अगर कोई धर्म परिवर्तन करवा के शादी करता है तो उसको हम इस श्रेणी में मान सकते हैं। कुछ इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के नाम बताइए। सर जी.एस. घुरे, जी.एस. घुरे, एम.एन. श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, आंद्रे बेत्ते, डी.एन. मजूमदार, ए.आर. देसाई, इस तरीके से सर। अच्छा, आपने 5-6 नाम लिए, एक कुमार सुरेश सिंह भी सुना है नाम? सॉरी सर, नहीं सुना है नाम आपने।
अच्छा, मुझे दूसरी बात बताइए, अभी जो आपने घूरे का भी नाम ले लिया, फिर आंध्र बेटे का नाम लिया, एम एन श्रीनिवास, तो इन सब का क्या अचीवमेंट रहा है? जैसे एक योगेंद्र सिंह को हम ले लेते हैं। योगेंद्र सिंह कोई किताब पढ़ी है आपने? सर किताब तो नहीं पढ़ी है, लेकिन बेसिकली जहाँ तक सिलेबस में उनके बारे में है मैं वहीं तक उनके बारे में जानता हूँ। और एम एन श्रीनिवास की कोई किताब? सर किताब नहीं पढ़ी। किताब किन्हीं की नहीं पढ़ी आपने? सर। अच्छा, देखी भी नहीं? नहीं सर। सिविल सर्वेंट हो जाते हैं, जो भी आपने टेक अवेज है, जो इंस्पायर्ड हो के जो भी आपने सीखा है, उसका कैसे उपयोग करेंगी आप अपने जीवन में? सर इंडियन नेशनल मूवमेंट से। हाँ सर, इंडियन नेशनल मूवमेंट से मैंने ये सीखा है कि हमारे समाज में विभिन्न धर्मों के लोग हैं और हमें हमेशा सबको साथ लेकर ही चलना होगा। अगर कभी भी हम किसी एक पक्ष में जाते हैं या वोट बैंक राजनीति इन सब के चलते किसी एक धर्म का सपोर्ट करते हैं तो उसके परिणाम गलत आते हैं। इसीलिए हमेशा सोसाइटी के हर वर्ग को साथ लेके चलना होगा। दूसरा मैंने ये सीखा है कि पीपल पार्टिसिपेशन बहुत रिक्वायर्ड है। तो एज अ सिविल सर्वेंट मैं हमेशा जब भी कुछ भी काम करूँगी, मैं कोशिश करूँगी कि रोल ऑफ पीपल हमेशा इम्पॉर्टेंट हो, उनका फीडबैक लेती रहूँगी और इसके अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसीज़ में चेंज करती रहूँगी। तीसरा मैंने ये सीखा है कि महिलाओं का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और एज अ सिविल सर्वेंट मैं हमेशा कोशिश करूँगी कि वुमेन इक्वलिटी हो, वुमेन भी आगे आके अपना रोल पूरा करें। सिविल सर्वेंट हो जाते हैं, जो भी आपने टेक अवेज है, जो इंस्पायर्ड हो के जो भी आपने सीखा है, उसका कैसे उपयोग करेंगी आप अपने जीवन में? सर इंडियन नेशनल मूवमेंट से। हाँ सर, इंडियन नेशनल मूवमेंट से मैंने ये सीखा है कि हमारे समाज में विभिन्न धर्मों के लोग हैं और हमें हमेशा सबको साथ लेकर ही चलना होगा। अगर कभी भी हम किसी एक पक्ष में जाते हैं या वोट बैंक राजनीति इन सब के चलते किसी एक धर्म का सपोर्ट करते हैं तो उसके परिणाम गलत आते हैं। इसीलिए हमेशा सोसाइटी के हर वर्ग को साथ लेके चलना होगा। दूसरा मैंने ये सीखा है कि पीपल पार्टिसिपेशन बहुत रिक्वायर्ड है। तो एज अ सिविल सर्वेंट मैं हमेशा जब भी कुछ भी काम करूँगी, मैं कोशिश करूँगी कि रोल ऑफ पीपल हमेशा इम्पॉर्टेंट हो, उनका फीडबैक लेती रहूँगी और इसके अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसीज़ में चेंज करती रहूँगी। तीसरा मैंने ये सीखा है कि महिलाओं का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और एज अ सिविल सर्वेंट मैं हमेशा कोशिश करूँगी कि वुमेन इक्वलिटी हो, वुमेन भी आगे आके अपना रोल पूरा करें।